हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जनरल स्टडीज़ एपिसोड नंबर 2, इसमें 101 से लेकर ऊपर के क्वेश्चंस को आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। जो यह ऐसी जनरल स्टडीज़ है, यह प्रत्येक एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाते हैं और यह कभी ना बदलने वाली स्टडीज़ होती है, जिसे जनरल नॉलेज कहते हैं। और दोस्तों, उसी को लेकर मैं हाजिर हूँ, तो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ ही। इसमें देखा जाएगा कि फटाफट अंदाज में 100 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, तो वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने दोस्तों को भी इसमें तैयारी के लिए प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी हुई है? तो चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी हुई है। अगला प्रश्न आता है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान आने का सूचक होता है। जब बैरोमीटर का पठन एकदम से नीचे गिरता है तो क्या होता है? तूफान आने के संकेत मिलते हैं। ठीक है। और जब एकदम से ऊपर उठता है और धीमे धीमे ऊपर उठता है और धीमे धीमे जब नीचे गिरता है, तो उसके लिए भी आपको याद करना होगा, और मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इसके आगे आने वाली वीडियो में। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का थार का मरुस्थल भारतीय मरुस्थल है। इससे अगला प्रश्न है, काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य असम राज्य में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जो घूमती है वह पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। और हमें क्या लगता है कि सूर्य पूरब से निकलकर पश्चिम में अस्त हो रहा है, तो उसी की ठीक विपरीत दिशा में हमारी पृथ्वी घूमती है। तो पूरब से जब पश्चिम में सूर्य हमें जाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि सूर्य स्थित है और पृथ्वी अपनी दिशा से घूमती रहती है, तो पश्चिम से पूरब की दिशा में पृथ्वी घूमती है। अगला प्रश्न आता है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन किस राज्य में है, यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है चांदी। चांदी का जो रेसिस्टेंस होता है वह बहुत ही कम होता है, और इसके बाद में आपका कॉपर जो होता है उसको लगाया जाता है, क्योंकि कॉपर सुगमता से मिल जाता है और सस्ती धातु है। इस वजह से ज़्यादातर तारों को कॉपर के बनाया जाता है, और चांदी महंगी होने के कारण इसे कम यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक का ये नारा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न आपका आता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। और 6 वर्ष बाद या इनको जो पद ग्रहण कराया जाता है, तो यह राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी ना भंग होने वाला सदन है, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष चुने जाते हैं और प्रत्येक वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा एक ऐसा सदन है कि उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की यानी कि लोकसभा एक ऐसा सदन है, उसे भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा की लिपि
कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। इससे अगला प्रश्न आता है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आकाशगंगा का जो नाम है वह दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? यह बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। यह पुलिस, एसएससी और रेलवे, इन तीन एग्जाम्स में अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं तो 100% आता है। इससे अगला प्रश्न आता है आपका, तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो वह अवधी भाषा में लिखी गई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदयभान हंस जो है हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। इसी तरह जिस तरह हरियाणा के इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी तरह से बाकी सारे राज्यों को भी समाहित करके मैं क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो पूरे भारत, पूरे विश्व से रिलेटेड पूरी जनरल स्टडीज़ को रखा गया है, जो कि आपके लिए एक जगह स्थिर ना करके डाइवर्ट करके पूरे वर्ल्ड के दर्शन कराए जाएं और कभी ना बदलने वाली जीके के आपके समक्ष रखा जाए। अगला प्रश्न आता है 118 नंबर है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस से हुई थी। और एथेंस कहाँ पर है? 1896 में। ओलंपिक खेल हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वह लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखें या हो तो नोट कर लें। अगला प्रश्न आता है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत ने स्वर्ण पदक जीता है तो हॉकी खेल में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। अगला प्रश्न आता है आपका, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक। इसके अगला वाला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है? मैंने आपको अभी बताया था कि 4 वर्ष के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह भी मैं आपको बता चुका था। अगला प्रश्न आता है, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे। और 2016 में कहाँ हुए थे? ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। अगला, और ये 5 गोले क्यों होते हैं आप हमें बताएं यदि आप जानते हैं। तो अगर नहीं जानते हैं तो हमारा आने वाला वीडियो का इंतज़ार करें। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न आता है, ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न आता है आपका, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल को तो आप लोग जानते ही होंगे, उनका किस खेल से संबंध है आपको ये भी पता होगा। तो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से साइना नेहवाल का संबंध है। इसके अगला प्रश्न आता है, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था भारत ने? तो सन 1900 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। इसके अगला प्रश्न आता है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को पहला भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। इसके अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने, यानी कि इनको दयानंद सरस्वती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्याम लाल गुप्त
पार्षद ने की थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो पशु होते हैं वह दूध की मात्रा उनकी कम हो जाती है और वह दूध देना बंद कर देते हैं, तो उन्हें मिल्क फीवर हो जाता है। और कैल्शियम की जैसे ही आपूर्ति होती है वह दोबारा से दूध देना स्टार्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो जो मानव शरीर के जो गुर्दे होते हैं वह इस कार्य को करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? सबसे पहले जो भारतीय थे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब तो 2020 का भी 19 का भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है जो एक भारतीय थे। तो सबसे पहले आत्मर्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे थे? तो वह शहनाई वादन में विख्यात रहे थे। और यह कहाँ के रहने वाले थे? यह बनारस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न आता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लिखा हुआ है तो इसमें डाउट में है, तो उसमें लिखा हो भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह आपको लिखा जाएगा सी राजगोपालाचारी। और यदि आपका आता है कि भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल जो कि भारतीय नहीं थे, तो वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न आपका आता है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई का इस्पात का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, आप हमें बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पर आपको इसका पीडीएफ निःशुल्क मिलेगा। अगला प्रश्न आता है, उत्तरी ध्रुव में भारत का के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम हिमाद्रि है। अगला प्रश्न आता है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला प्रथम कौन है? तो जापान की जो महिला है जुनको तेबई, वह विश्व की सबसे पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और ये किस देश में है, तो वह मैं आपको बता रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल में पड़ती है। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। अगला प्रश्न आता है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है। और आजकल जो ब्रेक कार्य कर रहे हैं वो भी पास्कल के नियम से कार्य कर रहे हैं। पास्कल का नियम यही है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न आता है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है और ब्यूटेन के साथ साथ प्रोपेन भी होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। इसके अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त था, जिसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला प्रश्न आता है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? यह बहुत ही एक अमेजिंग प्रश्न है कि अशिक्षित बादशाह था। तो अकबर जो बादशाह था वह अशिक्षित था। अगला प्रश्न आता है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। और गुरु रामदास कौन थे? गुरु नानक जो थे उनके आगामी आने वाले गुरु थे। और यह
सिख गुरु थे। अगला प्रश्न आता है, गदर पार्टी की स्थापना संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। इससे अगला प्रश्न, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा को शुरू किया था। अगला प्रश्न आता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे प्राचीन वेद यदि आपको जानना है तो वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसके अगला वाला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था, उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था और इसको पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। प्रश्न अगला है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और ये जो हेनसांग है, यह किसके शासन काल में भारत आया था? यह आपको हमें बताना है। ठीक है, हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो हमारे राजा थे उनके शासनकाल में आया था या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, यह आपको बताना है। दो ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। अगला प्रश्न आता है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो सर्वदाता आपका ओ होता है। रक्त समूह की बात आती है तो सर्वदाता हो गया ओ, और सर्वग्राही होते हैं ए बी, यानी ए और बी, ठीक है, अलग होते हैं। ए बी जो है ए का भी ले लेगा, ओ का भी ले लेगा और बी का भी ब्लड ले लेगा, लेकिन ओ जो हमारा सर्वदाता है वह केवल और केवल ओ ब्लड ग्रुप को ही लेता है, बाकी सबको देता है और लेता नहीं है, और यह ए भी सबको नहीं दे पाता। अगला प्रश्न आता है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये जाहिर सी बात है, आपके लिए भी रटा हुआ होगा कि 206 हड्डियां होती हैं। इसके अगला वाला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? यह भी बहुत नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन इसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। इसका अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और टेलीफोन का आविष्कार में हम हलो, सबसे पहले हम हलो क्यों कहते हैं, इसका रीजन आप डिटेल में बताएं। अगला प्रश्न आता है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸, इसको याद रखना, 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड होती है, और इसमें लिखा हुआ है 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न आता है आपका, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और एक बात और कही थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। तो यह किसने कहा था? तो यह अरस्तु महोदय जी ने कहा था। अगला प्रश्न आता है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, यह आपको बता दिया जाए तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। डिटेल में आपकी समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और यदि आपके एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। लेकिन इतना है कि आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, जिसमें आपका ही कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। इसका अगला प्रश्न आता है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। इसका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। इनमें डाउट में मत रहना कि इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया एक ही होता है, नहीं।
गेटवे ऑफ इंडिया उसका नाम है वो मुंबई में है। इंडिया गेट जिसका नाम है वो नई दिल्ली में है, इसको हमेशा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल तो आगरा में ही स्थित है और एक ही ताजमहल है हिंदुस्तान में। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका अगला प्रश्न है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। आगे प्रश्न देखो फिर से आ गया यही कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न की बराबर तो जितना यह प्रश्न आता है कोई भी एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कोई भी हो, बीए, बीएससी, बीएड और एम एमए और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसके अगला प्रश्न आता है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आगे प्रश्न आता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। इसका अगला है और ये आर्य समाज को इन्होंने अपनाया था महर्षि दयानंद जी ने। अगला प्रश्न आता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसके अगला प्रश्न है आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया। अगला प्रश्न आता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। यह जो नारे आते हैं यूपी पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो और आपके एसएससी हो, रेलवे हो, इन एग्ज़ाम्स में इन्हें ज़्यादा पूछा जाता है। और जहाँ तक है सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ये भी इनसे अछूते नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया था। इसके अगला वाला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके अगला प्रश्न आता है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? तो राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी सन 1916 ईस्वी में। तो उन्होंने सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक कार्य किया। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसका अगला प्रश्न महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती। इससे जब आप क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं, सेकंड में पढ़ते हैं, जब तक आप पढ़ते हैं आपको यह प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय त्योहार है। अगला प्रश्न आता है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न आता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है राष्ट्रगान, जो कि 52 सेकंड में हमारे राष्ट्र को समर्पित हुआ था। 52 सेकंड का उसका टोटल टाइम है, उसमें 5 पद दिए गए हैं, उन्हें हम 52 सेकंड में ख़त्म करते हैं। अगला प्रश्न आता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी जी हैं। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार आपका भारत रत्न होता है। अगला प्रश्न आता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च
पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार का नाम बताइए। आता है तो परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पदक है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है। इसके आगे आते हैं तो मिलता है कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वेवेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो रूस के थे वह प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। यह क्वेश्चंस आते रहते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हमारे राकेश शर्मा हैं। इसके आगे चलते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट उसका नाम था और उसे सन 1975 में छोड़ा गया था। इसके लिए मैं आपको एक प्रश्न और पूछता हूँ कि यह किस अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था? उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो यह क्वेश्चन आपका स्थायी नहीं है, ठीक है, लेकिन तब तक हैं, पता नहीं है या नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये आपकी जो जीके है स्टैटिक जीके है, यह कभी ना ख़त्म बदलने वाली जीके है, तो यह क्वेश्चन इसका नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को ले लिया है, 100 से लगभग ऊपर ही क्वेश्चंस को लिया है। आगे वाले क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड। और यदि आप इस तरह के और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसका आपको यदि PDF की आपको ज़रूरत है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको इसका PDF मुफ्त में मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अतिरिक्त क्वेश्चंस को लेकर स्टैटिक जीके। धन्यवाद।